हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अपनी 4th यूनिट रनिंग में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक यूनिट है पूरी की पूरी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों, आपको सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने पहले टॉपिक क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पे सारी की सारी थ्योरी आपकी स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपको इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 करवा चुका हूं, मतलब डाइल्यूशन से रिलेटेड लेक्चर हमारा हो चुका है पहले। अब डाइल्यूशन को आगे हम फर्दर आगे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ऑन द मोलर कंडक्टेंस, यानी ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता, यानी विशिष्ट चालकता पर क्या फर्क पड़ता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर आपने क्या पढ़ा था बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था बच्चों कि ना ओसवाल्ड डाइल्यूशन क्या होता है, डीओडी पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डाइल्यूशन का, तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लोग क्या कहता है, ये हमने बात पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम ये बात स्टडी करने जा रहे हैं कि कप्पा पे डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा, ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे। आपको जो मैंने नोट्स दिए उसमें सारी बातें नीट एंड क्लीन समझाई हुई हैं, 1 to 1 लाइन, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन मुझे आपको इसको समझाना जरूरी है, क्योंकि समझने से क्या होता है, अपनी लैंग्वेज के अंदर भी इसको आप लिख सकते हो बच्चों। मेरी बात समझ में आई? तो बच्चों एक बात और मैं बता दूं कि आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगा जो एग्जाम में आने लायक होंगे, वो चिंता मत करना। तो आप मुझसे पूछते रहना, कंसर्न करते रहना, कोई भी एग्जाम हो आने वाले टाइम में इन फ्यूचर, तो आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। आपको मैंने बताया कि 3-3 यूनिट तैयार कर लो बच्चों प्रॉपरली। जैसे आप तैयार करो, मैं आपको राय दूं तो आप तैयार कर लो। जैसे बीएससी सेकेंडरी वाले बच्चे हैं, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल बीएससी सेकेंडरी वाले बच्चे। तो बीएससी सेकेंडरी वाले बच्चों आप तैयार कर लो, एक तो थर्मोडायनेमिक्स, एक कर लो आप थर्मोडायनेमिक्स, पूरी की पूरी तैयार कर लो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरी चीज आप प्रिपेयर कर लो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने तैयार कर ली ना, तो इससे क्या फायदा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और तीसरी आप तैयार कर लो फोटोकेमिस्ट्री। तो ये यूनिटें तैयार करने से आपके क्या होगा, एक बात और बता दूं, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर आपने ये तीनों चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया ना बच्चों, तो इससे आपकी 4 यूनिटें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को वो 2 यूनिटों में डिवाइड करता है सिलेबस आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड के अंदर, हालांकि अपने कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी 4 यूनिटें कवर हो जाएंगी और 4 यूनिट वाला बच्चा टॉपर में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 60% सिलेबस किया हुआ है और इन फ्यूचर ऐसा ही होगा अगर एग्जाम होता है तो ये बता दूं। अगर मैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की बात करूं बच्चों, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे आप ध्यान रखो कि आप करो केमिकल काइनेटिक, क्योंकि आपके सिलेबस में केमिकल काइनेटिक है ना। आप करो केमिकल काइनेटिक। दूसरी यूनिट कौन सी करो आप करो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट करनी है आपको, सेकंड मत करना एक बारी। थर्ड यूनिट आप कर लो, आप थर्ड यूनिट कर लो, आप इलेक्ट्रो कर लो। इलेक्ट्रो भी आपके 2 दे रखी है, तो इससे भी आपकी 4 यूनिटें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी भी, तो आपका भी 4 यूनिट का काम हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड है, वो करवाऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन इस तरीके से आप 4 यूनिटें अपनी कवर कर सकते हो। मेरी बात समझाई? और 4 यूनिटों के नोट्स मैं भेज चुका हूं। अगर तुम्हें लगे कि जिनको नोट्स नहीं मिले हैं उससे मुझसे ले लेगा, मुझसे मैसेज करो, मैं नोट्स दे दूंगा उसको, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स बहुत अच्छे तैयार किए गए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वालिटी वाले नोट्स दिए आपको मैंने। आपकी सीबीएच और आपकी उन बुक से तैयार नहीं है, वो बहुत अच्छा मटेरियल मैं दे रहा हूं आपको। तो मैं कहता हूं कि आपको जिस बच्चे का नोट्स नहीं है उससे ले ले और तैयारी कर ले। हम बात करते हैं कप्पा के बारे में। सबसे पहले कि कप्पा पर क्या फर्क पड़ता है, हमें कप्पा के बारे में हमें पता होना चाहिए। कप्पा होती क्या चीज है, द कंडक्टेंस हमें पता है कि ये कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, 1 ml इलेक्ट्रो, हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर हमारा कि 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी
यानी 1 ml विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी उसी को ही कप्पा कहते हैं, उसी को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, उसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं, है ना। अब मुझे पता है कि 1 ml का जो सोल्यूशन है, हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, हम बात कर रहे हैं तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब हम बात कर रहे हैं कि हम जल डालते जाएं, हम पानी डालते जा रहे हैं, कोई भी कंटेनर है, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स आपने फिल कर दिया, आप पानी डालते जा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वाटर बॉडी डालने पर क्या फर्क पड़ेगा, डाइल्यूशन करने पर क्या फर्क पड़ेगा। वी नो दैट द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। तो आपको पता है कि 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक आपने फिल किया है, जितना इलेक्ट्रोलाइट आपने फिल किया है ना, जितना इलेक्ट्रोलाइट आपने फिल किया है, उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी, उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको बोलेंगे अपने कप्पा, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हमें पता है कि कंडक्टेंस जो होती है ना, वी नो दैट, हमें पता है तो चालकत्व होता है, चालकत्व कंडक्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस के। वो क्या होती है, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने आयंस ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता नहीं बात कि नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस होंगे उसकी कंडक्टेंस भी उतनी होगी। यानी मैंने क्या किया, 1 ml सॉल्यूशन ले लिया मैंने, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक वाला सॉल्यूशन ले लिया जिसका वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ जिसका वॉल्यूम है 1 ml, है ना। इसके अंदर जितने भी आयन सर्वाइव कर रहे हैं, मान लो मैं बोलता हूं कि इसके अंदर 2 नंबर ऑफ आयन सर्वाइव कर रहे हैं, कितने, 2, यानी A पॉजिटिव और B नेगेटिव, ये 2 आयन सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। 2 आयंस 1 ml सॉल्यूशन पे, 1 ml सॉल्यूशन पे 2 नंबर ऑफ आयंस सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, अब कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं यहां बात करूं 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक, 1 ml सॉल्यूशन के, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितना इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो होगी क्या होगी, कप्पा होगी, यानी इसको कब बोलेंगे, कप्पा बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हमने, कप्पा बोलेंगे। अब कप्पा यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ आयंस के, और नंबर ऑफ आयंस कितने भरे हैं, 2 भरे हुए मैंने, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं बच्चों, आपको इसको वो नहीं करना, आपको इसको मतलब पक्का नहीं मानना। मैं एक सरसरी एग्जांपल ले रहा हूं, एक ऐसी रफली एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों कि मैंने बोला कप्पा इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 नंबर ऑफ आयंस, यानी कप्पा मतलब होता है 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है, और कंडक्टेंस जो होती है वो नंबर ऑफ आयंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। आयन कितने हैं, 2, तो जितने आयन होंगे उसकी उतनी क्या होगी, कंडक्टेंस होगी, और वो कितनी है, इतनी, है ना, जितने नंबर ऑफ आयंस हैं। तो वो कप्पा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 2 नंबर ऑफ आयंस की। अब मैंने क्या किया, सुनते जाना, मैंने क्या किया, इसके अंदर वाटर मिलाना शुरू कर दिया, मैंने इसके अंदर पानी मिलाना शुरू कर दिया, मैंने इसको डाइल्यूशन करना शुरू कर दिया। सॉल्यूशन जो है वो अब ना बढ़कर के 2 ml हो गया, बढ़कर के 2 ml हो गया। आपको पता है कि आयनों के बिटवीन डिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। अब सॉल्यूशन 1 ml और हो गया, अब सॉल्यूशन टोटल 2 ml हो गया। जब 2 ml सॉल्यूशन हो गया, 1 ml पे 2 आयंस थे, तो 2 ml पे कितने आयन होंगे, हमने चेक किया तो देखा कि ये पाया कि क्या देखा बच्चों हमने कि जैसे जैसे आप पानी डालते जा रहे हो तो वैसे वैसे नंबर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 नंबर ऑफ आयंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 आयंस कम हो रहा है, आकर्षण बलों के मान में कमी आ रही है ना। तो धीरे धीरे आयन ऊपर करके मूव चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, मूव करके, और इस तरीके से एक आयन तो ऊपर वाले में चला गया, एक नीचे रह गया। जब हमने मेजर किया कि 1 ml के अंदर कितनी कंडक्टेंस आई, कितने आयंस आए, तो एक आयन आए, है ना। जब हमने मेजरमेंट की कि 1 ml पर कितने आयंस मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। बच्चों कंफ्यूज मत होना, कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। 1 ml पे 1, 2 ml पे 2, है ना। 1 ml पे 1 आयंस रह गया, मतलब 2 ml पे कितने आयन रह गए, 2 रह गए। अगर मैं इसकी कप्पा निकालूं तो कप्पा 2/2 1 आ गई इसकी कप्पा, मतलब 1 नंबर ऑफ आयंस रह गए। इसका मतलब तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं कि डाइल्यूट करने पर किसी भी सॉल्यूशन को, जो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर, उसकी तनुता बढ़ाने पर कप्पा के मान में कमी आती है, कप्पा के मान में कमी आती है। सुनते जाना, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है
वो क्या हुआ कि उनकी जो आयंस है उनके बिटवीन डिस्टेंस इंक्रीज होगी, दूरियां बढ़ गई, वो आयंस ऊपर चला गया। तो 1 ml को देखा हमने, तो सिर्फ 1 ml देखना है, मैं ऊपर देखता हूं 1 ml में कितने आयन आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। 1 ml में कितने आयन आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ आयंस एज पर ml डिक्रीज हो गए, अपने आप डिक्रीज हो गया बच्चों, क्योंकि मैं तो उसको तनु किए जा रहा हूं, आयनों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है और आयन दूर दूर चले गए। लेकिन हमें 1 ml की काउंट करना है कि 1 ml का मतलब होता है कप्पा, 1 ml का मतलब होता है कप्पा। तो कप्पा के मान में कमी आती है। इट मींस क्या कंक्लूड करते हो तुम, पर ml को कप्पा बोलते हैं, इसका मतलब आयंस की वैल्यू पर ml पर कम होगी। मतलब ऑन डाइल्यूशन, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व के मान में यानी कमी आती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में डिक्रीमेंट आता है। मेरी बात समझ में आई। अब हम सेकंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है कैप एम, या इसको कुछ बुक्स में लैम्डा एम भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। क्या फर्क पड़ता है मोलर कंडक्टेंस का, बात करते हैं। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, कैप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, या कैप मोलैरिटी का। पहले सबसे बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू वी पर मोल, है ना, वॉल्यूम पर मोल, ये होता है ना। और आपको पता है कि जब किसी भी सिस्टम को डाइल्यूट करते हो, यानी उसका जब भी आप तनु करते हो, जब उसके अंदर पानी डालते हो, तो आपको पता है कि उसका आयतन भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है ना, होता है ना बच्चों। तो आयतन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कप्पा यहां पर वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन कप्पा यहां पर डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये जो रिलेशन है कैप एम इजिकल टू कप्पा इंटू वी पर मोल, ये जो रिलेशन मैंने पहले समझाया था मोलर कंडक्टेंस के केस में, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सर एक की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों तरफ देख रहे हैं, तो लैम्डा एम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक की वैल्यू तो बढ़ रही है और एक की वैल्यू कम हो रही है। तो रिजल्टेंट क्या देखते हैं, परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं हम कि ना सर वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, कप्पा कम हो रहा है। कप्पा तो कम होता ही है बच्चों, आपको पता है, ये रिलेशन है मोलर कंडक्टेंस का। कप्पा तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कप्पा की वैल्यू तो कम हो रही है पर एमएल पे, तो कप्पा की वैल्यू तो कम हो रही है सर, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, सर कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टेंट वैल्यू जीरो रहेगी, नेट वैल्यू जीरो रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये बात थ्योरेटिकली तो सही लगती है हमें, ये बात थ्योरेटिकली हमें सही लगती है, ऐसा होना भी चाहिए दिखने के तौर पे। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किए ना, जब हमने एक्सपेरिमेंट वैल्यू देखी, तो एक्सपेरिमेंटली ये साइंटिस्ट ने चेक किया, तो क्या देखा, एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा कि वॉल्यूम का इंक्रीज होना ज्यादा इफेक्टिव है, ये डोमिनेंट फैक्टर है, ये प्रभावी कारक है। मतलब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू डिक्रीमेंट ऑफ कप्पा, मतलब वॉल्यूम इज इंक्रीज एज कंपेयर टू डिक्रीमेंट ऑफ कप्पा, यानी वॉल्यूम की आयतन का मान तुलनात्मक रूप से कप्पा के से तुलनात्मक रूप से ज्यादा बढ़ता है। मतलब मैं आपको एक लॉजिक देता हूं कि इसकी वैल्यू मान लो 10 से बढ़ रही है, 10, तो इसकी वैल्यू 2 से कम हो रही है। मतलब रिजल्टेंट क्या आया, तो 8 तो वैल्यू बढ़ रही है ना। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि इसकी वैल्यू 10% इंक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू 2% डिक्रीज हो रही है, ओवरऑल क्या हो रहा है 8% डिक्रीज हो रही है, 8%, है ना। तो ओवरऑल तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। तो इसका मतलब जब आप सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने पर, सुनते जाना, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर नो डाउट कप्पा की वैल्यू डिक्रीमेंट होता है, लेकिन एज कंपेयर टू वॉल्यूम इफेक्टिवली इंक्रीज होता है बच्चों, वॉल्यूम इफेक्टिवली इंक्रीज होता है, प्रभावी रूप से बढ़ता है, जिसके कारण कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस के मान में वृद्धि होती है। तो डाइल्यूट इंक्रीज करने पर कप्पा ये कैप एम की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगता है। और दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में बढ़ता है। नंबर ऑफ आयंस, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, विघटन की दर बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इनके बिटवीन डिस्टेंस भी बढ़ रही है। डिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ रही है तो डिस्टेंस बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ आयंस की मूवमेंट भी बढ़ रही है। नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ ही रहे हैं, उसके साथ मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ रही है। मतलब कंडक्टेंस दो फैक्टर के कारण इंक्रीज हो रही है, इफेक्टिवली इंक्रीज हो रही है। तो मोलर कंडक्टेंस हर हाल में इंक्रीज होगी। मेरी बात समझ में आई? सारी बातें समझा दूंगा इसमें। पहली बात,
एज कंपेयर टू कप्पा वॉल्यूम इंक्रीज होता है इफेक्टिवली, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। दूसरी बात सर डीओडी बढ़ जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जब डीओडी बढ़ता है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, कौन सी मोलर कंडक्टेंस, है ना। और आप डाइल्यूट कर रहे हो और डाइल्यूट कर रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आएगी, आकर्षण बलों में कमी आएगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगी तो गतिशीलता बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। मेरी बात समझे। अब बात आती है थर्ड वन, बात आती है किसकी, कैप इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बात तो एक है ना, वो तो था 1 मोल के लिए, ये था 1 इक्विवेलेंट के लिए, बात तो एक ही है ना। तो ये भी क्या है, इसका भी ये रिलेशन होता है, इसका रिलेशन क्या होता है बच्चों, कप्पा कैप एम कैप इक्विवेलेंट इज द कप्पा इंटू वी पर इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा, है ना। यहां भी कप्पा कम हो रही है लेकिन यहां वॉल्यूम जो है वो इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रिजल्टेंट जो वैल्यू आती है, कप्पा पे कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, कप्पा कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम इफेक्टिवली ज्यादा बढ़ता है, ओवरऑल वैल्यू इसकी बढ़ती है, तो यहां पर कैप इक्विवेलेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, वही सेम केस जैसे मैंने समझाया उसमें, आपने जैसे मैंने मोलर कंडक्टेंस के केस में समझाया ना बच्चों, आपने इसके केस में भी बात समझानी है। और आपको बताया कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है बच्चों, पर इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहा है तो कैप इक्विवेलेंट भी इंक्रीज होगा बच्चों। और दूसरा फैक्टर क्या आता है, ऑन डाइल्यूशन तनुता बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं, डिसोसिएशन बढ़ गया तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो भी क्या होगा, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बढ़ोतरी होगी। हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, d4 डिस्टेंस बढ़ रही है, तो मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस जो है ना, मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ रही है, आयनों की गतिशीलता बढ़ रही है, ना बच्चों। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे उसकी कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। ये सारे फैक्टर काम करते हैं, यही हमें थ्योरी में लिखा हुआ मिलता है, बस हमने ये समझना है बच्चों। यहां तक तुम्हें समझ में आया, जल्दी बोलो फटाफट। तो बच्चों हम क्या कंक्लूड करते हैं, ओवरऑल क्या कंक्लूड करते हैं, हमने आज हमारा डाइल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों, लेकिन थ्योरीज पेंडिंग पड़ी हैं, अर्हेनियस थ्योरी, ओस्वाल्ड थ्योरी। हालांकि ओस्वाल्ड का डेरिवेशन मैं पहले लेक्चर में समझा चुका हूं आपको, लेकिन हमें पढ़ना भी है उसको, हमें उसकी थ्योरी पढ़नी है, तो वो तुम्हें कल से स्टार्ट करने जा रहा हूं विद थ्योरी। मैं अपने नोट्स खुद बनाऊंगा, आपको दूंगा, आपको समझाऊंगा बात को, है ना। तो एक जो बात है ना, ओवरऑल की बात करें, मैं ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकालता हूं, मैं पूर्णतः क्या निष्कर्ष निकालता हूं बच्चों, कि डाइल्यूशन करने पर हमें पता है कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। हम सारे कारणों के बारे में जान चुके हैं, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा फैक्टर कि कप्पा की वैल्यू ऑन डाइल्यूशन बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के मान में कमी आती है, बिल्कुल कमी आती है। कैसे आती है हम समझा चुके हैं, क्योंकि पर एमएल जो है ना, पर एमएल नंबर ऑफ आयंस में कमी आ जाती है। रीजन क्या है, पर एमएल पर नंबर ऑफ आयंस में कमी आ जाती है, ये इसका कारण है। आयनों की संख्या प्रति एमएल कम हो जाती है, थर्ड वन पॉइंट। और हमने क्या पढ़ा, यानी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। चौथी बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होता है। किससे केस में बच्चों, इन द केस ऑफ किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, दुर्बल विद्युत अपघट्य केस में, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य की तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विघटन की दर ही बढ़ती है बच्चों। मेरी बात समझ में आई, तो ये ऐसे पढ़ते जाओ बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब एक ना बच्चे का डाउट था कि सर मुझे ना मोलर कंडक्टेंस जो आपने प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी ना, थोड़ा उसका फॉर्मूला समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, चिंता नहीं करनी है कि सर जो आपने मोलर कंडक्टेंस बताई थी ना, वो क्या तरीका था कि ऊपर 1000 आ गया और ये हुआ, उसको जो भी मैंने समझाया वो समझ नहीं आया था उसको। तो अपने कोशिश करते हैं। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन, जब मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डिसॉल्व करता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी वी एम एल, कोई भी वी वॉल्यूम है, वी फॉर वॉल्यूम है ना, वी वॉल्यूम है पर
पर लीटर वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम इन लीटर, वी लीटर वाले वॉल्यूम में मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डिसॉल्व करता हूं ना, वी लीटर वाले यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जब मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करता हूं ना, तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं अपने, उसको उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपने मोलर कंडक्टेंस यानी कैप है ना। तो क्या बोलूंगा, व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन वी लीटर सॉल्यूशन देन द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कोल्ड मोलर कंडक्टेंस। ये मैं पहले समझा चुका हूं कि मतलब क्या है कि 1 लीटर आयतन में घुले 1 मोल विद्युत अपघट्य की संख्या, विद्युत अपघट्य की आयनों की संख्या ही जो चालकता होती है उसकी 1 मोल विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है उसको क्या बोलते हैं अपने मोलर चालकता या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको अपने कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बात की थी। अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कैप एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस, इसको अपने मोलर कंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं वो डेरिवेशन दोबारा करवा रहा हूं और बिल्कुल नए तरीके से करवाऊंगा, नए तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से, आसान तरीके से, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, है ना। अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि सुनते जाना अब डेरिवेशन, मैं डेरिवेशन शुरू कर रहा हूं। इफ 1 मोल डिसॉल्व 1 मोल इलेक्ट्रोलिट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, मैं क्या कर रहा हूं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml के अंदर मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, तब जो है ना मोलर कंडक्टेंस वो कप्पा के इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कप्पा के। बच्चों यहां तक तुम्हें समझ में आया, तब वो कप्पा की इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, वो कप्पा की इक्वल हो जाएगी। अब मान लो इफ आई कंटिन्यू करता हूं मैं बच्चों, इफ 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे समझाने के लिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिसॉल्व इन या ऑफ लगा दो, बात तो एक ही है बच्चों, यानी ऑफ 16 सेंटीमीटर क्यूब यानी 16 ml में डुबाऊं, 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 16 ml के अंदर डिसॉल्व करूं तो क्या फॉर्मूला आएगा, कैप एम इज इक्वल टू मतलब 16 ml। जब 1 ml की वैल्यू कप्पा है तो 16 ml की वैल्यू क्या होगी, कप्पा से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको मैं, 16 ml को, तो मेरे को ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। मतलब आपने 16 ml के अंदर इतने डिवाइड किया है, लेकिन हमें 16 ml की ना निकाल करके हमें V ml की निकालनी है, हमें V वॉल्यूम की निकालनी है। इफ 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिसॉल्व ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब यानी V सेंटीमीटर क्यूब यानी V सेंटीमीटर क्यूब यानी V लीटर के अंदर मैं मिला रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब V ml के अंदर मैं मिला रहा हूं उसको, V ml के अंदर, है ना, या V सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मिला रहा हूं उसको, मैं किसके अंदर मिला रहा हूं, 1 मोल डिसॉल्व कर रहा हूं V सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। समझ आई बच्चों बात, V सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कैप M दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू V वॉल्यूम जो मैंने सेंटीमीटर क्यूब में लिया है ना, ये V वॉल्यूम, इसके अंदर अपने ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। यहां तक समझ में आया बच्चों, जल्दी बोलो शाबाश, समझ में आया, कप्पा इंटू वॉल्यूम आ गया। अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना बच्चों, जो मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो होती है ना, कंसंट्रेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन इज दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर वॉल्यूम इन लीटर, है ना। एक यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है पर वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन के अंदर, यानी 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर मोलों की संख्या ही उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। अगर मैं यहां से V की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, N/C आ जाएगी, मतलब N/C आ गई इसकी। अब मैं ये यदि मैं बोलता हूं कि N की वैल्यू 1 है, 1 मोल ली मैंने, N क्या ली मैंने, 1 मोल ले लिया मैंने, तो N की वैल्यू 1 होगी, तो वॉल्यूम जो है वो 1/C के इक्वल आ गया। अब वॉल्यूम की वैल्यू मैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दूंगा, ये वाले फॉर्मूले के अंदर, यहां पर मुझे पता है कि कैप M मैंने अभी निकाला, कैप M इज इक्वल टू कप्पा इंटू V, और V की वैल्यू मैं यहां पुटअप कर रहा हूं कप्पा इंटू 1/C, ये मैंने पुटअप कर दी बच्चों। यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो शाबाश। हमें पता है कि कंसंट्रेशन जो होती है ना, कंसंट्रेशन वो मोल पर
मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, मैंने लिए एमएल के अंदर, मोल पर एमएल में लिए मैंने, मोल पर सेंटीमीटर में क्या होती है, मोल पर सेंटीमीटर में होती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, सुनते जाना, मुझे इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, मुझे इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इस कंसंट्रेशन को मुझे लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट के अंदर। ये मैंने एमएल के अंदर ले रखी है, तो मैं इसको लीटर के अंदर करूंगा, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड नहीं करूंगा बच्चों, इसको मैं 1000 से डिवाइड नहीं करूंगा। जब मैं इसको 1000 से यहाँ नीचे डिवाइड करूंगा तो 1000 ऊपर चल जाएगा बच्चों। तो क्या आ गया, कैप एम दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 ml। इसको 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, है ना, इसको मैंने लीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया और वो लीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया बच्चों, और वो 1000 ऊपर चला गया और वैल्यू आ गई। ये मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे साफ पूछ लेना। तो ये वैल्यू हमारी फाइनलाइज, हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। हम यहां पर कंसंट्रेशन कैसे ले रहे हैं, हम यहां पर कंसंट्रेशन ले रहे हैं मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर की फॉर्म में ले रहे हैं। तो मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशंस को बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो यहां पर यहां सी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ये हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला निकल जाएगा बच्चों। यहां तक तुम्हें समझ में आया, जल्दी बोलो फटाफट। अब बच्चों को ना कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। एक बात बता दूं आपको, 1 लीटर जो इक्वल होता है ना, वो 1 डेसीमीटर की क्यूब इक्वल होता है। 1 लीटर जो होता है ना, वो 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल होता है 1 लीटर, है ना। अगर मैं बात करूं मीटर के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये 10 की पावर -3 मीटर की क्यूब की इक्वल होता है। ये रिलेशन होता है बच्चों एक 1 लीटर का, ये भी नोट कर लो बच्चों, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें। तो यहां तक समझ में आया बच्चों। अब ये वैल्यू मुझे दे रखी थी एमएल के अंदर, मैंने इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट किया, अब ये लीटर के अंदर वैल्यू आ गई तो ये 1000 ऊपर चला गया। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, थोड़ी दिक्कत यहां होती है बच्चों को। अब बच्चों जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कोई कंफ्यूजन है क्या, जल्दी बताओ। ये मैंने दोबारा समझा दिया आपको। इसी तरीके से आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करना है तो आप एग्जाम में मोलर कंडक्टेंस को ऐसे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऐसे समझा सकते हो। मैंने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन भी बता दिया। कल अपने थ्योरीज पढ़ेंगे, विद नोट्स पढ़ेंगे, और नोट्स को मैं इलैबोरेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ नोट्स। कल बढ़िया नोट बना करके हिंदी और इंग्लिश दोनों को इलैबोरेट करूंगा। अर्हीनियस थ्योरी आएगी, आपके कोलराउंस लॉ आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कोलराउंस लॉ पक्का एग्जाम के अंदर आते ही आता है। अर्हीनियस थ्योरी, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ, ये 3 थ्योरीज है। उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्ट नंबर। ये 4 टॉपिक होते ही आपका ये वाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू होगा, जो जिसका एक अलग सिनेरियो है, जिसका एक अलग अलग बैठते हैं टॉपिक बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू। मैं क्लास को एंड करता हूं। एनीवन डाउट देन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। बच्चों आपको हर बात का सॉल्यूशन मिलेगा। बाय बच्चों, चिंता मत करना, कोई भी मन में डाउट हो फटाफट व्हाट्सएप पे डालो, मैं हाथों हाथ जिसको क्लियर करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, बस चिंता नहीं करनी है। और अगर मान लो एग्जाम होते हैं तो एग्जाम आपके बहुत लेट होंगे। ये मान लो कि आपके एग्जाम बीएससी सेकंड ईयर नॉर्मल की बात करूं तो मुझे लगता है अगस्त के लास्ट में होने चाहिए। अगर बात करूं बीएड की तो अक्टूबर नवंबर में होने चाहिए, क्योंकि उनके अभी तो एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू नहीं हुए, डिपेंड ऑन द कंडीशन। बाकी बच्चों कमेटी गठित की गई है, कमेटी अपना 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देगी, रिप्लाई करेगी कि आपके एग्जाम करवाने हैं नहीं करवाने हैं, कुछ भी डिसीजन लेना है 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा बच्चों आपका। ओके बच्चों, बाय बच्चों, पढ़ते रहो। थैंक यू बच्चों।